बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से और ख़ातमुन नबीयीन के पाक नाम से। दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक यकीन की किताब पे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे, अब बहुत अजीमुशान हीरो पे है, हमारे इस्लामिक हीरो पे है, आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब इस्लाम का गलबा आने लगा लोगों पर और इस्लाम छा गया लोगों के दिलों में, तो दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जो इस्लाम के नाम से वाकिफ ना हो। हर जगह पे, हर बर आज़म में उस वक्त बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर ये हर लोगों के दिलों तक पहुँच चुका था। आजकल जहाँ पे हम बात करते हैं, जो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, इवन करप्शन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है और वाइट तरीके से किया जाता है। आम लोगों को तकलीफ नहीं दी जाती, लेकिन क्राइम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में। एक ऐसे इस्लामिक शहनशाह की बात करने लगा हूँ जिसने यूरोप में भी इस्लाम का झंडा गाड़ा और इस्लाम की यूरोप में बुनियाद रखी, तो ये गलत नहीं होगा अगर ऐसे कहा जाए। और ऐसे अजीमुशान हस्ती ने क्या ज़बरदस्त टॉपिक हम सबके लिए छोड़ा, और ये शुरू किस तरह हुआ, ये भी बहुत ज़बरदस्त वाक़या है। उनका सफ़र किस तरह शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आगे क्यों नहीं बढ़ सका, ये हम बात करेंगे इस वीडियो पे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब तारिक बिन ज़ियाद साहब की। इस्लाम के अजीमुशान हीरोज़ में से एक हीरो हैं तारिक बिन ज़ियाद साहब, जिनको फातिह उंदलस भी बोला जाता है। फातिह उंदलस, उंदलस स्पेन का पुराना नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, तो वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट पासपोर्ट्स, मतलब जो दुनिया के टॉप के पासपोर्ट है ना, तो उनमें दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे स्पेन का पासपोर्ट आपको नजर आएगा। यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है स्पेन का, और सबसे ज्यादा जो टूरिज्म होती है वो स्पेन और फ्रांस में होती है। टूरिज्म पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे देखने आते हैं, और ये मुल्क इतना खुशहाल है इस वक्त कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो टमाटर फेस्टिवल भी होता है, एक बेवकूफ़ों वाला, रिज़्क को ज़ाया करने वाला, एक दूसरे पर टमाटर फेंके जाते हैं। एक बुल रनिंग मतलब फेस्टिवल होता है, और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो कि लोगों में देखने में ये जाहिर करते हैं कि यहाँ के लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुशहाल हैं। अब यहाँ पे इस्लाम की बुनियाद कैसे रखी, उन्होंने 711 में इस जंग में का स्टार्ट किया। अब इस जंग से पहले थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं। एक बहुत मशहूर जगह है स्योटा, मतलब कुछ लोग इसको क्योटा के नाम से जानते हैं, स्योटा के नाम से जानते हैं। उर्दू में लिखने में ये ते के साथ आता है, स्योटा। और ये इंग्लैंड के पास एक जगह है। यहाँ के एक फेमस लीडर थे, उनका नाम था जूलियन, मतलब ये लीडरशिप में आते थे, जो कि मुल्क का निज़ाम संभालते थे स्योटा का उस वक्त। उसके पास एक जगह थी हस्पानवी, जिसको इस वक्त जो कि कुछ उसका हिस्सा स्पेन में है और कुछ उसका हिस्सा पुर्तगाल में है। हस्पानवी जगह पे स्योटा ने अपनी बेटी को, मतलब जो उस वक्त उसकी बेटी थी ला कार्डोवा के नाम से, उसको भेजा था स्पेन के राजा के पास, राजा के दरबार में तालीम की गर्ज से, जो कि स्पेन का एक बहुत बड़ा जानी बादशाह था उस वक्त का। उसके पहले भी कुछ ऐसे किस्से मशहूर से, चूंकि ये गोरों की हिस्ट्री है, इन द सेंस गोरों की बातों को हम बड़ा ना छुपा के रखते हैं और बड़ा इज्जत से हम पेश करते हैं। प्रिंस चार्ल्स की भी कुछ ऐसी बातें हमने बड़ी छुपा के रखी हैं, हम इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहते, रिसर्च भी नहीं करना चाहते। जो रॉड्रिक जो बादशाह था ना स्पेन का उस वक्त, वो एक जानी बादशाह था। मैंने ये बहुत सारे जूइश बुक्स में भी इस चीज का लिखा हुआ, हवाला दूंगा तो चैनल पर स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाएंगी। जो यहूदियों की किताबें हैं उसमें इसको जानी बादशाह, मतलब एक सेक्सुअल टर्म का बादशाह करार दिया था। और बहुत सारी ऐसी जगहों पे, इवन पार्टीज वगैरह में भी इसको गैर मुनासिब रवैये की वजह से इनवाइट ही नहीं किया जाता था। जो स्योटा का जो किंग था या कॉन्ट था जिसको बोलते हैं, या एक वॉरियर था, आर्मी चीफ था, ये वो बहुत बड़े, कुछ जगहों पे, कुछ बुक में इसको आर्मी चीफ कहा गया और कुछ एक जगह पे इसको लीडर भी कहा गया। उसकी बेटी को जब इसके दरबार में एजुकेशन के निज़ाम के लिए भेजा गया, तो इसने उसका रेप किया, जो कि गोरों की हिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जूलियन को इतना बुरा लगा कि जिसकी इंतहा नहीं। जूलियन ने अपनी मदद, अपनी इस जंग के लिए उससे बदला लेने का सोचा, और मदद का जो मुतालबा किया वो तारिक बिन ज़ियाद साहब से किया। तारिक बिन ज़ियाद इस्लाम के नामवर वॉरियर्स में से एक वॉरियर हैं, और ये एक ऐसा उनका किया जिन्होंने उनको हमेशा रहती दुनिया तक कायम रखा है। अब स्पेन के कुछ, अब बहुत सारी 3-4 बातें अब ऐसी बताने लगा हूँ जो बड़े पॉइंट क्या नोट कीजिएगा। एक जिब्राल्टर जगह जो अभी भी इंग्लिश टेरिटरीज में आती है, इंग्लैंड के जो बादशाह हैं वहाँ पे, इंग्लैंड की जो हुकूमत है वो वहाँ पे होल्ड करती है। और ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर इंग्लैंड की ही मतलब टेरिटरी है, वो भी सारा उस जगह पे शुमार होता था। और कुछ जगह जो स्पेन, हस्पानवी जगह जो स्पेन और पुर्तगाल की, वो भी उसी जगह पे शुमार होती थी। तारिक बिन ज़ियाद साहब ने 711 ईस्वी को जब अटैक का सोचा और वहाँ पे उतरे, जिस पहाड़ पे वो लोग उतरे और रुके, जहाँ पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला जंग के लिए, वो जबल तारिक के नाम से मशहूर है। और यहाँ से उन्होंने अपनी जंग का आगाज किया। अब जब इन्होंने पड़ाव डाला, और इनके जो सिपाही थे वो तकरीबन 7,000 सिपाही थे, और सिपाही सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से आए थे कि उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद साहब की लीडर के अंडर फाइट करनी थी, उनकी लीडरशिप के नीचे फाइट करनी थी और फतह करना था। ये इन द सेंस कोई हमलावर जंग नहीं, ये एक
बदले की और एक नतीजा खेज जंग थी कि इस बादशाह को नुकसान पहुंचाना है जिसने एक गलत सोच को परवान चढ़ाया। और यूं इस जंग का आगाज हुआ, जबकि जो रॉड्रिक की पूरी आर्मी थी उसकी तादाद 1 लाख थी जो कि डॉक्यूमेंटेड थी, और उसकी उस जगह पर रहते हुए जो ओवरऑल जो अगर तादाद का अंदाजा लगाए तो वो बहुत ज्यादा थी। इसकी तादाद 1.25 लाख से भी ज्यादा काउंट की जाती है बहुत सारी जगहों पे, और 7,000 लोगों की आर्मी से मुकाबला ये बनता नहीं है। बहुत जबरदस्त एक स्किल उन्होंने अडॉप्ट की थी तारिक बिन ज़ियाद साहब ने फाइट करते वक्त। वो स्किल ये थी कि डिफरेंट एंगल से फाइट करना, मतलब कभी किसी जगह पर कुछ सिपाहियों को रखना और किसी जगह पर कुछ सिपाहियों को रखना और फिर फाइट करना। इससे जो सामने वाला ओपोनेंट था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि इनके सिपाही हैं किधर, किस जगह पर है और किस तरह से ये हमला कर रहे हैं जो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी उनकी शामिल हुई और उन्होंने ये जंग जीत ली, और इसमें रॉड्रिक हलाक हुआ। ना सिर्फ उसको जंग में शिकस्त हुई बल्कि वो खुद भी इस दुनिया से चला गया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनके घर में जाकर उनको अटैक करके उनको हराना ये बहुत बड़ी बात थी, और ये इस्लामिक मतलब जो हमारे हीरो हैं उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, और इसके पीछे यही वजह थी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बीइंग अ मुस्लिम ये एक बायस बात नहीं कर रहे कि मतलब उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ये चीज गूगल पे मेंशन है जो कि मतलब अमेरिकन का गूगल है कि ये रेप की वजह से एक जना की बुनियाद पर एक जंग शुरू हुई थी और इसका बदला ले लिया गया था, पूरे मुल्क ने देखा था। और हिस्पानिया की काफी जगहों पर मुसलमानों का कंट्रोल आ गया था। हिस्पानिया में जो आजकल का बहुत सारा हिस्सा पुर्तगाल में भी है और स्पेन में भी है और सियोटा की जगह भी है। मतलब ये वो कंट्रीज हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। कौन नहीं जाएगा इंग्लैंड में रहना और स्पेन में रहना और पुर्तगाल वगैरह में, ये वहां पर रहना। और जो उनकी आर्मी थी, सबसे बड़ी बात ये थी वो बर्बर लोगों की आर्मी थी। अब बर्बर लोग कौन थे? 4 से 5 मुल्कों का मैं नाम लेता हूँ। तुनीशिया, मराकश, सीरिया और यहाँ सियोटा के लोग थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, जो अरबी लोगों के बैच पर मुसलमान हुए थे, और वहाँ के ही लोग थे लोकल। उन्होंने अरबियों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। आमतौर पर अरब जब इस्लाम अरब के लोगों से फैला था, वो जब जाकर कहीं पर आबाद होते थे तो इस्लाम इस तरह फैलता था और जंगों के जरिए। लेकिन ये बर्बर लोगों की आर्मी थी जिनका पहले रिलीजन कोई और था, और इन सब की आर्मी ने मिलकर एक झंडे गाड़े। एक बहुत मशहूर बात इस जंग के बारे में थी कि जब आर्मी कम हो रही थी, चूंकि ये समुंदर के रास्ते से जा रहे थे और समुद्री तूफान आए थे एक आध दफा, और काफी ज्यादा उनकी तादाद कम हुई थी, 7,000 से भी कम हो गई थी। और बहुत सारे लोग हैरान थे इस चीज से कि ये कैसे इतनी कम हो गई आर्मी और ये कैसे लड़ेगी। इवन उनके अपने सिपाही इस बारे में कंफ्यूज थे, तो उन्होंने ये जुमला कहा था कि जिस कश्ती पर हम आए हैं, जिन छोटी छोटी कश्तियों पर हम आए हैं, जिन कश्तियों पे मतलब जो हमने किसी तूफान की सूरत में ऑप्शन के तौर पर रखी थी कि हम इन कश्तियों से वापस जाएंगे, इन सबको जला दिया जाए, हम यहीं पर लड़ेंगे और यहीं पर जीतेंगे। और इस चीज ने बहुत ज्यादा जोश दिलाया और फतह दिलाई थी मुसलमानों को, और उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया कि अगर हमारे पास वापसी का रास्ता ही कोई नहीं है, सारी पीछे की कश्तियां जली हुई है, उनकी आंखों के सामने जलाई गई थी, तो हम यहाँ पर लड़ेंगे और यही हमारा रास्ता और यही जीता। और ये उनकी फर्म डिटर्मिनेशन, ये पुख्तगी की इरादे पुख्तगी की सबसे बड़ी मिसाल उनकी यही थी, और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी और कामरानी अता की, और तारीख में अजीम और शान वारियर जंगजू के तौर पर उनको याद रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।